अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगेन आपको वेलकम कहते हैं। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था वेक्टर पे, अच्छी खासी बात कर ली थी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट किया कैसे किया जाता है और वेक्टर्स को लिखा कैसे जाता है, इस पे हम लोगों ने बात की थी। आज जो हम लोग बात करने लगे हैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे, जो नेक्स्ट टॉपिक था हम लोगों का, जो मैंने वो बीच में लाइन रह गई थी ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर किस किस तरह के हो सकते हैं, इससे हमें और ज़्यादा आइडिया होना शुरू होगा, हमें और ज़्यादा कह लें मानूस होंगे हम वेक्टर से, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी वेक्टर्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, ये हम लोगों को थोड़ा सा जो है वो आइडिया होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा फ्री वेक्टर से। अच्छा, मैं डेफिनेशन जो है वो डिक्टेट कर दूंगा, तो आप प्लीज़ अपने पास नोट कर लेगा। फ्री वेक्टर्स, ओके, फ्री वेक्टर्स का मतलब क्या है कि सपोज करें एक वेक्टर है मेरे पास ए और दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी, लेट से इस तरह से है, सही है। अब किसी वजह से मुझे कोई ज़रूरत पड़ रही है कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए, हम देखेंगे आगे जाके मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए इन दोनों को साथ जोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है। अब दोनों, एक ए और एक बी अलग अलग है, लेट से मैं चाह रहा हूँ दोनों को ऐड करूँ, ऐड करते हैं तो हेड टू टेल कनेक्ट करते हैं, ये आपको अंदाज़ा होगा। या मैं इनको मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मल्टीप्लिकेशन में टेल टू टेल कनेक्ट होते हैं। खैर वो एक अलग बात है, उसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन मकसद क्या है मेरा, मैं ए और बी के दरमियान कोई ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ, उसके लिए ए और बी का करीब आना लाजमी है। तो या तो मैं ए को बी के पास लेके जाऊं या बी को ए के पास लेके जाऊं, कुछ इस तरह से मुझे करना पड़ेगा। तो बेटा याद रहे, मुझे सिर्फ और सिर्फ परमिशन ये है कि मैं ए को बी के पास या बी को ए के पास मूव तो कर सकता हूं, लेकिन इस बात का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा कि वेक्टर ए को अगर मैं बी के पास लेके जा रहा हूं, इसका जो हेड है वो जैसे है वो वैसे ही रहे, इसके हेड की डायरेक्शन चेंज ना हो। दूसरी बात, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो वेक्टर ए की लेंथ है, जब आप इसको बी के पास लेके जाओगे उस लेंथ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता है वेक्टर के पास हैं ही दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सॉरी, जब जोश में आते हैं थोड़ा तरीके से बोलना शुरू करते हैं, गले की ऐसी की तैसी होती है माजरत के साथ। हाँ, तो हम लोग ये बात कर रहे थे, वेक्टर ए के पास या किसी वेक्टर के पास होती दो चीजें, या तो मैग्नीट्यूड होता है या फिर डायरेक्शन होती है। अगर मैंने इसकी लेंथ में छेड़छाड़ कर दी तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, वेक्टर ए नहीं रहेगा। अगर मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो ऑब्वियसली अगेन देन वेक्टर ए नहीं रहेगा। इसकी लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड और इसका हेड यानी कि डायरेक्शन का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। तो बेटा अगर मैं इस तरह से इसको डिस्प्लेस कर सकता हूं, कहीं पर भी ले जा सकता हूं, ऐसे वेक्टर जिनको मूव करना मुझे अलाउ होता है विद दिस कंडीशन, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर्स। हम देखेंगे आगे जाके एक और टाइप होती है जिसमें वेक्टर को हम लोग मूव नहीं कर सकते, वो हम लोग को अलाउ नहीं होता। लेकिन इस केस में जब भी मुझे कोई ऑपरेशन करवाना है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाना है, इनको ऐड करवाना है या मल्टीप्लाई करवाना है, तो उस केस में मुझे ए को बी के पास या बी को ए के पास लाना पड़ेगा। बस इस बात का ख्याल रहे कि इनकी लेंथ में कोई फर्क ना आए और इनकी डायरेक्शन में कोई फर्क ना आए। तो अगर सपोज करें मैं ए को उठा के बी के पास लेकर आता हूं, तो मैं बी के साथ अगर लेट से टेल कनेक्ट कर रहा हूं तो इस तरह से कनेक्ट करूंगा कि ए की जो डायरेक्शन है, ये देखिए डायरेक्शन वही रहनी चाहिए, और ए की जो लेंथ है उस लेंथ में कोई चेंज ना आए। तो आइए ए को ड्रॉ करके देखते हैं। सही है, थोड़ा सा फर्क आ गया, मैंने अपने हिसाब से कोशिश करी कोई फर्क ना आए। सही है, ये ए है, इसको मैं मिटा के यहां पर बी लिख देता हूं। सही है, तो मैं ए को ला के ए की टेल को बी की टेल से कनेक्ट कर रहा हूं, इस शर्त के साथ कि ए जैसे था बाद भी वैसा रहेगा। अगर हल्का फुल्का टेढ़ा हो गया हो तो जान देना, वो रफ डायग्राम में हो जाता है इतना। सही है, लेकिन होना नहीं चाहिए। सही है, असल मकसद ये कि होना नहीं चाहिए। तो ए इस तरह से था, मैं ऐसे लेकर आ गया, उसका मैग्नीट्यूड सेम रखा और उसकी डायरेक्शन भी मैंने कैसी रखी, सेम रखी। सो व्हेन अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड, इसको मूव कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इस मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ चेंज किए बगैर, एंड द डायरेक्शन, इसके हेड की डायरेक्शन चेंज किए बगैर, ऐसे वेक्टर को अगर हम डिस्प्लेस कर सकते हैं इस कंडीशन के साथ, तो वो वेक्टर क्या कहलाता है, फ्री वेक्टर। तो मैं लिख के दिखाया था, ये डेफिनेशन ऐसे समझ में नहीं आएगी। व्हेन
a vector can be displaced parallel to itself, यानी कि विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये एंड है, हाँ सही है, प्लस नहीं है, एंड है। द वेक्टर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। सही है। अच्छा, पैरेलल टू इटसेल्फ, सर ये टर्म कहाँ से आ गई? थोड़ी देर पहले तो आपने ऐसे को टर्म यूज नहीं किया था। अरे परेशान क्यों होते हो? ये देखो, ये वेक्टर ए का हेड है, ये देखो वेक्टर ए को उठा के पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी कि दो लाइंस बनाऊंगा जो कैसी होंगी? पैरेलल जा रही होंगी। तो वेक्टर ए को अपने ही पैरेलल मैंने जो है मूव कर दिया। अपने ही पैरेलल मूव करने का मतलब है कि ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। आई होप ये वाला आइडिया हो रहा होगा। मैं एक आध एग्जाम्पल और करके दिखाता हूं। सपोज करो ये वेक्टर सी है। अब वेक्टर सी को मैं लेट से यहां लेकर आ गया। देखो अब जब पैरेलल मूव करा, इसका मतलब देख के पता चल रहा है सी की ना डायरेक्शन चेंज हुई है, ना उसकी लेंथ चेंज हुई है। अच्छा, मैं एक और काम कर सकता हूं, सी को ऐसे भी ला सकते हैं। अब देखो ये मुश्किल काम है ड्रॉ करना है यार। ओके, ये देखें दो पैरेलल लाइंस बनी है, सी को ऐसे पैरेलल डिस्प्लेस कर लिया। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि अगर सपोज करें इसकी लेंथ बढ़ जाती तो ये डिस्प्लेसमेंट पैरेलल ना होता। अगर सपोज करें यहाँ पर लेंथ इतनी, यहाँ पर लेंथ इतनी कर देता तो एक लाइन ऐसे जा रही होती, एक लाइन ऐसे जा रही होती, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट तो ना हुआ ना। ये पैरेलल डिस्प्लेसमेंट है। इस तरह से लेके ऐसे था, ऐसे लाके रख दिया, ऐसे लाके रख दिया, ऐसे कहीं पर मूव कर दिया विदाउट चेंजिंग इस मैग्नीट्यूड और विदाउट चेंजिंग इस डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को अब आई होप ये आइडिया हुआ होगा कि पैरेलल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है और फ्री वेक्टर हम लोग किस वेक्टर को कह रहे हैं, और फ्री वेक्टर होने की कंडीशन क्या है कि आपने जो है मतलब फ्री वेक्टर अगर है डिस्प्लेस कर रहे हैं तो किस कंडीशन के साथ डिस्प्लेस कर सकते हैं? उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। सही है। तो आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आई होप। ओके, नेक्स्ट, इसको मिटाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, वी ऑल नो दैट कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं, अभी याद दिला देते हैं। दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स को सम करने पे जो आंसर आता है, वेक्टर्स को ऐड करने पे जो नया वेक्टर आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस देख लें। सपोज करें मैं ए और बी कर रहा हूं, ए और बी को ऐड कर रहा हूं। ए और बी को ऐड करने पे एक नया वेक्टर आएगा। उस वेक्टर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। लेट से मैंने आर रख दिया, लाजमी नहीं है आर हो, लेकिन लेट से मैंने आर नाम रख दिया उसका। ओके, तो ये बी था, ये मैं बी को उठा के यहां पर ले आया। सही है। और ए को इस तरह से लाके रखा, ये ए आ गया। उप्स, सॉरी, हम लोग ए प्लस बी कर रहे हैं, बी प्लस ए नहीं कर रहे। ऑल्दो बात एक ही आती है, आंसर एक ही आता है, लेकिन मैं बता दूं ए प्लस बी, ये ए वेक्टर है। सही है ना। ए वेक्टर एज अ फ्री वेक्टर मैंने लाकर यहां रखा। बी वेक्टर उसके साथ क्या होगा? ऐड होगा। ऐड होने के लिए कंडीशन क्या है? हम सबको पता है कि इनको कैसे कनेक्ट करते हैं? हेड टू टेल करते हैं, यानी कि वेक्टर ए के हेड से बी की टेल आ जाएगी। सही है ना। ए प्लस बी, पहले ए वेक्टर बनाया, उसके हेड से बी की टेल बनाई, आगे आ गया। अब इसका रिजल्टेंट कैसे बनता है? जी बिल्कुल, हम सबको पता है कि इसका रिजल्टेंट कैसे बनता है। इस तरह से, ये
आर। रिजल्टेंट कैसे बनता है? पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वाले वेक्टर का हेड। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर कब आता है? जब वेक्टर्स का आपस में सम होता है, उन सम की वजह से जो नया वेक्टर जनरेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। सही है? तो हम लोग लिख सकते हैं द वेक्टर obtained due to sum of कम से कम 2 होंगे, 2 और मोर वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर कब आता है? ऑब्वियसली जब वेक्टर्स का सम होता है, उसकी वजह से जो नया वेक्टर आता है उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो आई होप अब और क्लियर होना शुरू हो गया होगा। फ्री वेक्टर का अंदाजा हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर का अंदाजा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं मेरा फेवरेट वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। दैट इज नॉट नेगेटिव वेक्टर, इट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। बुक में कहीं कहीं लिखा होता है नेगेटिव वेक्टर, लेकिन मुझे टर्म बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर कुछ नहीं होता, इट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर होता है। अब मैं ब्लैक से हेडिंग बना रहा हूं, या ब्लू से करते हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। सपोज करें मेरे पास एक वेक्टर है, लेट से ए। सही ना? ए पहले ये था, लेकिन अब इसको हमने छोड़ दिया। एक वेक्टर है ए, मैं एक दूसरा वेक्टर बनाता हूं इस तरह से, एक दूसरा वेक्टर बनता है इस तरह से कि उसकी लेंथ इसकी लेंथ के बराबर है। जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ दूसरे वेक्टर की है, बट इसकी डायरेक्शन, जी बिल्कुल, इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, और इस वेक्टर का नाम रख लेते हैं बी। अगर आप गौर करें तो बी और ए बराबर है, बस जितना ए उतना बी है। बराबर नहीं है? हाँ भाई, बी और ए बराबर है, जितना बी है उतना ही हमारे पास ए है। सही है, बेहतर आ रही है वीडियो क्वालिटीज में। ओके, तो बराबर नहीं है सर? बराबर तो है साइज में, बट डायरेक्शन भी तो ऑपोजिट है। और वेक्टर में मेन चीज़ मैटर क्या करती है? डायरेक्शन तो मैटर करती है। अगर डायरेक्शन ना होती तो फिर हमें ज़रूरत क्या थी नई टाइप पढ़ने की है, नई मैथमेटिक्स पढ़ने की? जी बिल्कुल, डायरेक्शन ऑपोजिट। डायरेक्शन कैसे मेंशन करेंगे यहाँ पर? जी बिल्कुल, कुछ लोगों को अंदाजा हो गया होगा, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस साइन आएगा। B इज सेट टू बी नेगेटिव ऑफ A। B जो है वो A का नेगेटिव है, और नेगेटिव होने का क्या मतलब है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और ये जो ऊपर मैंने बात करी है कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, तो B इज नेगेटिव ऑफ A। नेगेटिव वेक्टर कुछ नहीं होता। इन दोनों वेक्टर में नेगेटिव कौन है सर? बी नेगेटिव नहीं है, बी ए के लिहाज से नेगेटिव है। तो सर इसका मतलब ये हुआ क्या ए बी के लिहाज से नेगेटिव है? बिल्कुल, इसका मतलब ये बनता है कि ए जो है वो बी का नेगेटिव है। यानी कि अगर आप इस तरफ मूव करके देखें, अगर आप ए की तरफ मूव करेंगे तो इस तरफ जाने वाले वेक्टर को आप नेगेटिव कहेंगे, इस तरफ वाले वेक्टर को आप नेगेटिव कहेंगे। आपके लिहाज से ये नेगेटिव हो जाएगा। बट अगर आप इस तरफ मुड़ के देख रहे हैं, बी की तरफ से देख रहे हैं, आपने तो नहीं कहा कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव एक्सेस, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। हम तो यहां पर देख रहे हैं, शुरू से यही देख रहे थे। हमने देखा एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ हुआ इस तरफ, बी पे खड़े होकर हमने देखा एक नया वेक्टर ए ड्रॉ हुआ इस तरफ, तो हमने कहा कि वो वेक्टर हमारा नेगेटिव है। यानी कि बी इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए, on the same time A is negative with respect to B. So that is why we say negative of a vector। कोई भी वेक्टर नेगेटिव या पॉजिटिव किसी के रिस्पेक्ट से होगा, ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव वेक्टर होगा। इन दोनों में कोई भी नेगेटिव नहीं है। A के लिहाज से B नेगेटिव है, B के लिहाज से A नेगेटिव है। एक सवाल यहां पर ये आ सकता है, अगर नहीं आया तो बड़े अफसोस की बात है, आ जाना चाहिए। एक सवाल यहां पर आ सकता है कि सर B नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो हम लोग नहीं कह सकते बी नेगेटिव है। अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं। क्वेश्चन क्या है सर? बी जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी तरफ पॉइंट आउट है,
और ए जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो हम कह सकते हैं ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है। अगेन बेटा हम लोगों ने कोई ना कोई रेफरेंस बना लिया, हम रेफरेंस के बगैर बात नहीं कर रहे। आपने कहा सर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये क्या है, ये तो रेफरेंस बन गया। तो रेफरेंस भी तो हमारा खुद का बनाया हुआ है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये हमने खुद डिसाइड किए हुए, खुद बनाया हुआ है। हाँ तो हम बिल्कुल कह सकते हैं जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है उसको नेगेटिव कह लें, जो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है उसको पॉजिटिव कह लें, बट अगेन इस रेफरेंस के साथ। ये रेफरेंस जिस वक्त खत्म हो गया, ये रेफरेंस जिस वक्त खत्म हो गया वहां पर इनके पॉजिटिव और नेगेटिव होने की कैद खत्म हो गई। कोई वेक्टर नेगेटिव नहीं होता, हर वेक्टर इनिशियली आप कह सकते हैं खुद एक वेक्टर पॉजिटिव होता है, यानी उसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है, उसके रिस्पेक्ट से दूसरा नेगेटिव होगा और दूसरे के रिस्पेक्ट से पहला नेगेटिव होगा। आई होप ये वाला अंदाजा हो रहा होगा। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव ऑफ अदर, लिख लेते हैं इसको। A vector is said to be negative of some other vector if it is equal in magnitude and opposite in direction with respect to other vector। सेम वेक्टर लिखते थे क्योंकि सेम रेफर कर रहा है इसको। तो एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर का नेगेटिव कह सकते हैं अगर वो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है। तो ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर कहलाएगा। सही है। तो इन दिस केस बी इज नेगेटिव ऑफ अदर ऑन द सेम एट द सेम टाइम ए इज नेगेटिव ऑफ बी। तो आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगेन मेरा फेवरेट नेक्स्ट, नल वेक्टर। तो अब आप लोगों को वेक्टर का कुछ कुछ अंदाजा हो रहा होगा, वेक्टर कैसे होते हैं, किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। जब नेगेटिव की बात आएगी तो आप क्या समझ जाएंगे, जब रिजल्टेंट की टर्म आएगी तो आप समझ जाएंगे रिजल्टेंट का मतलब क्या है। मैं कह रहा हूँ वेक्टर को यहाँ से लेकर यहाँ पे उठा के ले आएँ तो ये वाली बात समझ में आती है। वेक्टर को डिस्प्लेस किया जा सकता है पैरेलल, तो इस तरह की बातें हम लोग को समझ में आ शुरू हुई है। इस तरह हमारे पास एक और नई क्वांटिटी आती है, नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है कि सपोज करें ये ऊपर एक कनेक्टेड है, सही है, मैंने ए वेक्टर जो कि ऐसे था ऊपर वाले रेफरेंस के लिहाज से, और बी वेक्टर जो इसका ऑपोजिट था, मैंने कहा मैं सम करता हूं ए प्लस बी, इन दोनों का सम करते हैं। अभी हम रिजल्टेंट पढ़ते हैं, रिजल्टेंट क्या होता है, वेक्टर्स को ऐड करते तो आंसर आता है, तो इसको भी ऐड करें कुछ ना कुछ आंसर आएगा, वो इनका रिजल्टेंट होगा। बट वी ऑल नो दैट कि बी जो है इज नेगेटिव ऑफ ए, बी इज नेगेटिव ऑफ ए, यानी बी की जगह मैं माइनस ए पुट कर सकता हूं, या फिर बी की जगह माइनस ए पुट ना करें, ए की जगह माइनस बी पुट कर दें। तो हो क्या रहा है, अगर आप गौर करो दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, एक वेक्टर तो खुद ए है, दूसरा उसका नेगेटिव है, यानी कि आप जो दो वेक्टर ऐड करने लगे हैं वो दोनों वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ए इज बीइंग एडेड इन नेगेटिव ऑफ ए, एंड ऑब्वियस सी बात है इनका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। यू आर एडिंग 5 इन -5, 5 और -5 ऐड होकर क्या दे देंगे, जीरो दे देंगे। सो देयर विल बी समथिंग जीरो, इसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। बट क्योंकि जब दो नंबर्स का सम किया जाता है तो आंसर भी नंबर आता है, याद रहे बेटा। अगर 5 + 3 कर रहे हो 8 आया, तो 5 और 3 दो नंबर्स थे, उसको आंसर में ऐड, जब ऐड करके आएंगे तो वो भी दो नंबर्स ही होंगे। आप किसी भी दो क्वांटिटीज को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, उनका आंसर सेम क्वांटिटी आता है। लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे, आंसर भी लेंथ आएगा, ये डायमेंशन में हमने देखा था। तो इसी तरह से बेटा दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आंसर भी कैसी क्वांटिटी आना चाहिए, जी बिल्कुल, आंसर भी वेक्टर क्वांटिटी आना चाहिए। तो अगर आपको याद हो रिजल्टेंट में हम लोग कहते हैं ना, वो जो हम लोग कर रहे थे a + b = r आ रहा था, तो
ए और बी क्या थे, वेक्टर क्वांटिटीज थी, इन दोनों का सम किया, आंसर क्या आया आर। तो आर को भी कैसा होना चाहिए जी, बिल्कुल आर को भी वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। तो बेटा इसी तरह से दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं बट उनका सम जीरो हो रहा है, लेट से सम जीरो हो रहा है, दोनों सब्ट्रैक्ट होकर कैंसिल हो गए, बट इनका जो आंसर आएगा वो कैसी क्वांटिटी आएगा, वो भी वेक्टर क्वांटिटी आएगा। एक ओ बनाएंगे और उसके ऊपर वेक्टर साइन बनाएंगे। हाँ, इस ओ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस O का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस O का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो होगा। सर जीरो का मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर कैसे हो सकता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो बेटा इसकी डायरेक्शन हम लोग डिफाइन, इसकी डायरेक्शन को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। तो सर नल वेक्टर तो वेक्टर ना हो, मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं है, वेक्टर ना हुआ। बेटा इसको सिर्फ और सिर्फ इस वजह से वेक्टर कहा जाता है क्योंकि जब दो वेक्टर्स का सम लेते हैं तो आंसर वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो ये भी तो दो वेक्टर्स का सम हुआ है, तो दो वेक्टर्स का सम होगा तो आंसर कैसी क्वांटिटी आनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए। अगर इसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो इस वेक्टर को आप क्या कहेंगे, नल वेक्टर कहेंगे। ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल लगता है बट इसको सिर्फ इस तरह से रीजनिंग बेस पे एक रीजन इस तरह से दें। ऐसा नहीं है कि हमें जब तक ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा ये वेक्टर है, नहीं, ये हमारी मजबूरी है, इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हम लोग, ऐसे वेक्टर को ड्रॉ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, बट हमें ये बात पता है। रूल क्या है, पहला रूल ये है, दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, सम लेंगे तो आंसर कैसी क्वांटिटी आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। सिमिलरली इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करा, आंसर वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए। और ऐसे वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। सही है, तो वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड इज ऑब्टेन्ड बाय विद द ड्यू टू द सम ऑफ अ वेक्टर विद इट्स नेगेटिव, एक वेक्टर का उसमें नेगेटिव ऐड किया जाएगा तो वो हमारे पास क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। तो मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ, परेशान ना हो कि सर ये कितनी लंबी डेफिनेशन बना दी। is obtained by the sum of a vector with its negative whose magnitude is जीरो। सही, नल वेक्टर और भी तरह से आ सकते हैं लेकिन हमेशा कंडीशन आखिर में यही बनती है कि एक वेक्टर के अंदर उसका नेगेटिव ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, नल वेक्टर बन जाएगा। सही है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो होगा। सही है, और इसके डायरेक्शन के बारे में पूछा, डायरेक्शन हम लोग उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, इसको हम ज़ाहिर बात है जीरो मैग्नीट्यूड कैसे ड्रॉ करेंगे। कुछ लोग कहते हैं उसको पॉइंट बनाए थे, लेकिन पॉइंट मुझे तो मुनासिब नहीं लगता कि आप पॉइंट बनाएं, पॉइंट से जीरो मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा लेकिन आप डायरेक्शन अगेन डिफाइन नहीं कर सकते। सही है, तो पॉइंट की लेंथ नहीं होती, सही है ना। तो इस तरह से हमारे पास नल वेक्टर आ गया। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट वेक्टर, एंड विच इज़ अ काइंड ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट वेक्टर, मतलब ये मुश्किल है। सही है, तो उस पर थोड़ा सा टाइम देंगे हम लोग आराम से। ओके भाई क्लास, यूनिट वेक्टर पे बात करते हैं। ओके, यूनिट वेक्टर की पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ, देन आगे फिर हम लोग प्रोग्रेस करेंगे कि भाई क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उस पर बात करेंगे। सही है, यूनिट वेक्टर्स को हम लोग किस तरह डिफाइन करते हैं, इनको डायरेक्शन वेक्टर भी कहा जाता है। सही है, यूनिट वेक्टर आर दोज वेक्टर विच आर यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। सही है, दोज वेक्टर्स which are used
टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ओनली। इनका सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज है, वो डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक वेक्टर लिखा हुआ है, हम लोग देखेंगे वेक्टर्स जो है वो इस तरह से लिखा हुआ करेंगे, 3i प्लस 2j प्लस 5k, ऐसे लिखा हुआ है, आई जे के की फॉर्म में लिखा हुआ करेगा वेक्टर। सही है। इनका सिर्फ और सिर्फ क्या मकसद होता है, इनका मकसद होता है वेक्टर की डायरेक्शन स्पेसिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बात की थी कि वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई इसकी डायरेक्शन। तो वो जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। सही है। तो वेक्टर की डायरेक्शन वो खुद क्या होती है, बताते वेक्टर होता है, क्योंकि वेक्टर का काम क्या है, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना। तो वो जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा हम लोगों ने लिखा था कि एक वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड ए है और उसकी डायरेक्शन है वो ये है। तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस डायरेक्शन को कहा जाता है यूनिट वेक्टर। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि ए किस डायरेक्शन के अंदर है उसको स्पेसिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे लिखा हुआ हो, बी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड बी है और ऐसे लिखा हुआ है, इससे क्या सेंस बन रहा है, इससे सेंस ये बन रहा है कि ये किस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, ये एक्स डायरेक्शन को, यानी कि एक्स एक्सिस को पॉइंट आउट कर रहा है। तो बी किस तरफ होगा, एक्स एक्सिस की तरफ होगा। सपोज करें एक दूसरा वेक्टर लिखा हुआ है सी। अच्छा, हम उसे एक्स वाई जेड डायरेक्शन को एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये एक्स किसका सेंस दे रहा है, एक्स डायरेक्शन का। अगर यहां पर लिखा हुआ है वाई, इसका मतलब ये कैसे सेंस दे रहा है, वाई डायरेक्शन का सेंस दे रहा है। तो बी कुछ इस तरह का होगा, सी वाई डायरेक्शन के अंदर, तो सी कैसा होगा, ऐसा होगा। सही है, इस तरह से। तो ये हमारे पास वाई डायरेक्शन का सेंस दे रहा है। सही है। सपोज करो एक दूसरा वेक्टर है डी, तीसरा वेक्टर है डी, जो लिखा हुआ है डी माइनस वाई। वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, डायरेक्शन किस एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ, लेकिन कैसे, डाउनवर्ड्स, नेगेटिव है ना, नेगेटिव वाई। तो डी कैसे होगा, डी कुछ इस तरह का होगा। सही है। तो इन वेक्टर्स का काम क्या है, ये जो डायरेक्शन है इनका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, और इनकी कोई जो है वो ऐसा जो है कह लें यहाँ पर हैसियत तो नहीं कहेंगे, मतलब हैसियत तो बड़ी है इनकी बहुत, और कोई इनका काम नहीं है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है। अब ए डायरेक्शन का मतलब क्या है, ए डायरेक्शन का मतलब कोई भी यूनिट डायरेक्शन हो सकती है। अब सिर्फ एक्स वाई जेड तो डायरेक्शन नहीं होंगी ना, एक्स तो ऐसे हो जाएगा, वाई ऐसे हो जाएगा, एक्स हॉरिजॉन्टल वाई वर्टिकल। सपोज करो ये डायरेक्शन है, अब ये डायरेक्शन कौन सी है भाई, एक्स और वाई से मिलकर, अब कुछ भी हो सकती है। इस डायरेक्शन को हम लोग कह सकते हैं ये ए की अपनी एक डायरेक्शन है। सही है। तो ये ए क्या कर रहा है, हाँ इसके अंदर एक्स और वाई के कंपोनेंट छुपे होंगे, एक्स में कितना है, वाई में कितना है, देखो एक्स में कितना है, वाई में कितना है, वो सारी वैल्यूज छुपी हो सकती हैं। लेकिन अभी बता रहा हूं कि ए सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, इसकी डायरेक्शन बता रहा है। सही है। तो इसकी डायरेक्शन ए है। तो यूनिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर विच आर यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ओनली। इनको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। सही है। अगर किसी का यूनिट वेक्टर निकालना है, अगर किसी का यूनिट वेक्टर निकालना है, हम लोग को पता है वेक्टर बराबर है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन, वेक्टर बराबर है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन। तो अगर आपको उसकी डायरेक्शन निकालनी है, यानी कि उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ये दोनों यहां पर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, इसको वहां भेज दो, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो अगर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, इसको मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया, अगर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है। सही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन अ वेक्टर is divided by its
मैग्नीट्यूड, वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास कौन सा वेक्टर आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, इसके एक इंटरेस्टिंग बात, एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड उसी को डायरेक्शन है, डायरेक्शन खुद क्या है, डायरेक्शन खुद यूनिट वेक्टर है। तो वेक्टर खुद है तो जाहिर सी बात है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब ये भी वेक्टर है ना, तो उसकी डायरेक्शन तो खुद यही है जो डायरेक्शन बता रहा है। फॉर एग्जांपल एक्स की डायरेक्शन क्या होगी, हम सबको पता है एक्स की डायरेक्शन ये होगी। वाई की डायरेक्शन क्या होगी, हम सबको पता है वाई की डायरेक्शन ये होगी। तो एक्स और वाई जो यूनिट वेक्टर्स हैं, इनके डायरेक्शन के बारे में तो हमें पता है, बट इन्हें कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी होगा क्योंकि ये वेक्टर्स हैं। तो एस यूनिट वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। और उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसको मैंने वीडियो से इस जो भी आप देख रहे हैं इससे पहले मैं समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं समझा नहीं पा रहा था। इसका बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है यूनिट से। जिस तरह केजी एक यूनिट है ना, वो सिंगल की वैल्यू बता रहा होता है, इस तरह ये भी हमें सिंगल की वैल्यू बता रहा है। अब वो कैसे बता रहा है कभी डिस्कस करेंगे, अभी बहुत मुश्किल होता है मुझे समझाना। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, ऑल दो इस लेवल पे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर इस लेवल समझ में आ रहा है तो फिर बहुत आसान हो जाती है। अच्छा भाई स्टूडेंट, ये तो समझाने के लिए मैंने बात कही थी कि एक्स और वाई लिखा करेंगे, लेकिन हकीकत में हम लोग एक्स और वाई नहीं लिखते। हम लोग नॉर्मली, और आई डोंट नो ऐसा क्यों है, मतलब मुझे बड़ा ऐसा लगता है, मैं बोलता हूँ एक्स और वाई लिखना चाहिए। जब एक्स डायरेक्शन है तो एक्स लिखो, वाई डायरेक्शन तो वाई लिखो, लेकिन वजूहत होंगी कोई जो मेरे इल्म में नहीं है। एक्स डायरेक्शन को बताने के लिए, एक्स डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग आई लिखते हैं, वाई डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग जे लिखते हैं, और z डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग k लिखते हैं। तो ये i j k 3 यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। वैसे तो यूनिट वेक्टर सारे होंगे, जिसका काम डायरेक्शन बताना है, जो हमेशा इस तरह से लिखा जाएगा वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। लेकिन जब हम सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन की बात कर रहे होंगे तो हम लोग वहां पर x नहीं लिखेंगे, वहां पे i लिखा करेंगे। जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन की बात कर रहे होंगे तो हम लोग y नहीं लिखेंगे, वहां पर j लिखा करेंगे। और सिर्फ जो हम लोग z डायरेक्शन की बात कर रहे होंगे तो वहां पर k लिखा जाएगा। प्लस आई का मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस आई का मतलब है नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिर से प्लस जे का मतलब है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और माइनस जे का मतलब है नेगेटिव वाई एक्सिस। आखिर में प्लस के का मतलब है पॉजिटिव जेड एक्सिस, और माइनस के का मतलब है नेगेटिव जेड एक्सिस। सही है। तो इस तरह से हम लोग, फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर लिखा हुआ है, लेट से ए बी सी डी तो हो गया, लेट से कोई ई वेक्टर है 5i। ये वेक्टर सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन के अंदर पॉइंट कर रहा है, और कितने स्टेप्स चलना है, 5। तो 1 2 3 4 5, ये मेरे पास ई वेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ किस तरह से x डायरेक्शन के अंदर है। अगर सपोज करें एक वेक्टर है f, दैट इज 5i प्लस 2j, 5i प्लस 2j, यानी x में कितना चले आप 5 और y में कितना चले 2, तो कैसे बनेगा, ऐसे ये वेक्टर बनेगा। सही है, इस तरह से। तो ये f हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये x और y का मिक्सचर है। क्या बता रहा है कि मैं 5 स्टेप्स चला x में और 2 स्टेप्स चला y में, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनेगा ये ऐसे ही है। ये खैर ये तो अभी आगे अगला टॉपिक आने वाला है, उसमें डिस्कस करेंगे, ये वाला समझ में आएगा आगे जाके। अभी खाली इतना बात याद रखो कि I रिप्रेजेंट्स x डायरेक्शन, y रिप्रेजेंट j रिप्रेजेंट्स y डायरेक्शन, k रिप्रेजेंट्स z डायरेक्शन, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये सारे यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। और यूनिट वेक्टर्स का काम क्या होता है, ये बातें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर्स का काम क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स का काम डायरेक्शन स्पेसिफाई करना होता है। ओके, यूनिट वेक्टर्स कहाँ लिखे हुए होते हैं, ये जो वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन, वो जो डायरेक्शन बताई थी हम लोगों ने, वो क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। इनको निकालने का तरीका क्या है कि मैग्नीट्यूड को वहां भेज दें, यानी वेक्टर को जब मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाएगा तो मेरे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब यूनिट वेक्टर एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। सही है। तो ये वाली बातें कुछ याद रखें। और x रिप्रेजेंट्स, i रिप्रेजेंट्स x डायरेक्शन, j रिप्रेजेंट्स y डायरेक्शन, एंड k रिप्रेजेंट z डायरेक्शन। अब जरा आगे चल के देखते हैं कि इनका काम क्या है। ये हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर, जो आखिरी टाइप है, पोजीशन वेक्टर में स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ आप इतनी बात याद रखो कि ये जो यूनिट वेक्टर है उनका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना। सही है। आइए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर की तरफ।
ओके ओके भाई स्टूडेंट, लेट अस टॉक अबाउट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल स्टफ करने वाले हैं। ओके, पोजीशन वेक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। अ वेक्टर which is used to specify the direction, sorry, specify
अल्लाह। इसको ऐसे रखेंगे तो आएगा, ऐसे कौन रखेगा? अरे यार, इसको अलग अलग रिकॉर्ड कर लें। Okay, students, we are back. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास पोजीशन वेक्टर। ओके, पोजीशन वेक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। अ वेक्टर which is used to specify the position of a point with respect to some reference is called पोजीशन वेक्टर। पहले समझते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। सपोज करें क्लास, ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है। सपोज करें ये एक पॉइंट है, सही है। इस पॉइंट की मुझे पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। रेफरेंस के बगैर आप पोजीशन नहीं बता सकते। इसकी मुझे बतानी है कि ये पॉइंट कहाँ लोकेटेड है,
तो मुझे कहाँ के लिए बताना पड़ेगा, कहाँ से मेजर कर रहा हूँ, सही है ना, क्योंकि देखिए यहाँ से पॉइंट की जगह मेजरमेंट अलग होगी, अगर मैं यहाँ खड़े होकर पॉइंट की मेजरमेंट करूंगा तो अलग होगी। तो डिपेंड करता है हम कहाँ से मेजर करें, तो वी आर मेजरिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। अब इस पॉइंट तक मुझे पहुंचना है। आपको याद होगा जब बचपन में, बहुत पुरानी बात है जी, बिल्कुल बहुत छोटे हुआ करते थे, पता नहीं अब याद है या नहीं, इस आप लोग ग्राफ पढ़ते थे और ग्राफ में आप बनाते थे ऑर्डर पेयर्स, यानी कि आप देखते थे ये एक्स पे कितना है 1 2 3 4 5 6, लेट से समझने के लिए बनाए थे 6, और y में कितना है 1 2 3 4 लेट से, तो आप इसका ऑर्डर पेयर लिखते थे 6,4, यानी x में 6 है और y में कितना है 4 है। यही सेम काम हम लोग वेक्टर से करने वाले हैं, यही सेम काम हम विद द हेल्प ऑफ वेक्टर करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं कि हम लोग देखेंगे ये x में कितना है, तो ये x में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 आई, यानी कि 6th स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ x। फिर मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ 1 2 3 4, थोड़ा सा कैलकुलेशन खराब हो गई, खैर इसको यहाँ बना दिया 4 इन द डायरेक्शन ऑफ j, यानी कि y एक्सिस में चल रहे हैं। अब मैं कह सकता हूं कि मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं, मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं जो मुझे इस पॉइंट की पोजीशन बताएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन इस पॉइंट की पोजीशन बताएगा, तो इस ओरिजिन के हिसाब से वेक्टर कितना दूर है 6i + 4j, यानी कि तुम 6 स्टेप चलो x डायरेक्शन के अंदर, तुम 4 स्टेप चलो y डायरेक्शन के अंदर, आप इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे और आप एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं कि वो रहा पॉइंट, यानी एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं जो ये बताएगा 6i + 4j, ये कहलाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को नॉर्मली हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से डिनोट करते हैं, सही है। तो पोजीशन वेक्टर का काम क्या है, पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट की पोजीशन बता रहा है इन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, इस रेफरेंस के लिहाज से ये कितनी दूर है, ये वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। सपोज करो कि दूसरा पॉइंट है, तो इसके लिए मैं अलग पोजीशन वेक्टर बना सकता हूं उसी रेफरेंस से, तो इसका नाम लेट से r1 रख दिया, इसका नाम r2 रख दिया, तो ये अलग पॉइंट की पोजीशन बता रहा है, ये अलग पॉइंट की पोजीशन बताया। तो पोजीशन वेक्टर का काम क्या है, पॉइंट्स की पोजीशन को लोकेट करना विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। कोई रेफरेंस जरूरी है, रेफरेंस के बगैर ये काम नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे एक्स वाई एक्सेस ना होते तो हम कभी भी इस पॉइंट तक किसी ऐसे नहीं पहुंच सकते थे, हमें कोई रेफरेंस चाहिए था कि यहाँ पे सब जीरो है, तो ये एक्स में कितना है, वाई में कितना, इस तरह पहुंचते हैं, सही है। ओके, सपोज करें मैं इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। ओके भाई क्लास, लेट से मुझे इस सॉकेट की, ये सॉकेट है, इसकी पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है, सही है ना। और मेरे पास रेफरेंस क्या है, रेफरेंस मेरे पास ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल हो जाएगा वाई एक्सिस। जेड एक्सिस की अभी हम लोग बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ एक्स और जो है वो वाई एक्सिस में अगर देखेंगे। रेफरेंस कौन है मेरे पास रेफरेंस ये है, तो ये हो जाएगा मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हो जाएगा मेरे पास वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस, और देखना है मुझे यहाँ से वो कितना दूर है, सही है। तो मैं क्या स्टार्ट करूँगा, ऑब्वियसली मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इस पॉइंट से मैं चलना शुरू करूँगा, देखूँगा मैं वहाँ तक अगर जाना चाहता हूँ तो मुझे कितने स्टेप्स एक्स में चलना पड़ेगा, कितने स्टेप वाई में चलना पड़ेगा कि मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूँ, यहाँ से लेकर वहाँ तक बता सकूँ कि भाई इसकी पोजीशन ये है। तो मैं चल कर देखता हूँ, अगर मैं चलना शुरू करूँ, यहाँ पर मैं खड़ा हूँगा तो वो आधा कट जाऊँगा, सही है। अगर मैं चलना शुरू करूँ तो एक्स एक्सिस में चलना शुरू करते हैं, तो दिस इज 1 2 3। एक्स एक्सिस में मैंने कितना मूव करा, मैंने एक्स एक्सिस में 3 स्टेप मूव करा, तो बिल्कुल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3i, लेट्स से इसका नाम रख देते हैं, RA नाम रख देते हैं। तो हमारे पास x पे कितना आ रहा है, x में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 3i, क्योंकि मैं x में कितना स्टेप चलाऊँ, बिल्कुल 3 स्टेप चलाऊँ तो 3i आ जाएगा। इसी तरह से मैं लिखूंगा यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है कि अब फर्दर मुझे और कहाँ जाना है, फर्दर मुझे अब कहाँ जाना है, वाई डायरेक्शन में जाना है। अब मुझे देखना है मुझे वाई एक्सिस में कितना चलना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से स्टेप चलना शुरू करता हूँ 1 2 3 4, वाई डायरेक्शन में मैं चलाऊँ
4 स्टेप्स, तो ये क्या हो जाएगा 4j हो जाएगा। इस सॉकेट तक पहुंचने के लिए, इस सॉकेट तक मुझे पहुंचने के लिए वहां से अगर एक वेक्टर ड्रॉ करूं, वहां से अगर एक वेक्टर ड्रॉ किया जाए तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी जी? बिल्कुल उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3i 4j, 3 स्टेप्स इन x डायरेक्शन एंड 4 स्टेप्स इन y डायरेक्शन। अब मैं उस पॉइंट से यानी कि इस रेफरेंस से एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा और उस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? उस वेक्टर की वैल्यू होगी 3i प्लस 4j। RA हमने नाम रखा था इज इक्वल टू 3i प्लस 4j। तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं इस रेफरेंस से उस पॉइंट की पोजीशन लोकेट कर रहा हूं। इस रेफरेंस से उस पॉइंट की पोजीशन लोकेट करने के लिए मैं वेक्टर का सहारा ले रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा। यानी कि हम डिफरेंट पॉइंट्स की पोजीशन लोकेट करने के लिए वेक्टर्स का सहारा ले सकते हैं। तो अगर वेक्टर्स का सहारा ले रहे तो बताना पड़ेगा उस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। इस केस में उस वेक्टर की वैल्यू क्या है? 1 2 3 x में एंड 1 2 3 4 y डायरेक्शन के अंदर। तो 3i प्लस 4j अगर मैं चलूंगा तो मैं उस पॉइंट तक पहुंच सकता हूं। ये मेरे पास एक वेक्टर ड्रॉ मैं इस तरह से कर सकता हूं। तो आई होप कुछ अंदाजा हो रहा होगा कि हम लोग क्या बात करना चाह रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर्स आर दोज वेक्टर व्हिच आर यूज्ड टू स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। सही है, इसको यहीं रखते हैं। हमारी 6 डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, वीडियो अच्छी खासी लंबी हो गई है और नेक्स्ट में इंशाल्लाह फिर हम लोग एडिशन की तरफ आएंगे। हम लोगों ने अगेन मैं बता दूं डेफिनेशन पढ़ ली, डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने उसको लिखना सीखा, लिखने के बाद हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखी आज, फ्री वेक्टर्स, देन फ्री वेक्टर जिसमें हम डिस्प्लेस कर रहे थे, रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नॉट नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर पे हम लोगों ने बात की। ऐसे देखिए यूनिट वेक्टर ही है ये, x में कितना चलना है, y में कितना चलना है। मुझे कैसे पता चला? इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में लिखा हुआ है 3i। इस इक्वेशन में मुझे कैसे पता चल रहा है कि x में कितना चला? i मुझे ये बता रहा है कि 3i यानी कि x में कितना चला, मैं 3 स्टेप चला, और 4j बता रहा है कि y में कितना चला, 4 स्टेप चले। तो i और j क्या कर रहे हैं? मुझे डायरेक्शन गाइड कर रहे हैं कि मुझे i में कितना, x में कितना चलना है, मुझे y में कितना चलना है। सही है, तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स या डायरेक्शनल वेक्टर्स। सही, और आखिर में हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर देखा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, आप पूछ सकते हैं, आपका भाई हाजिर रहेगा। सही है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।